स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज एसएसटी का सेट 5 है और इस सेट में भी हम लोग कुल 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, आपसे स्पेशल एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, बी नंबर ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, सी है अरस्तु, डी है लॉर्ड ब्राइस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे कहाँ के भाई? तो अमेरिका के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो औसत प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? सबसे पहले ये थोड़ा-सा हम लोग समझें यहाँ पर कि औसत प्रति व्यक्ति आय आखिर होता क्या है? ध्यान देंगे कि प्रति व्यक्ति आय एक महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक है जो किसी विशेष क्षेत्र या देश में रहने वाले लोगों की औसत आय की गणना करने के लिए उपयोगी होता है। यह गणना क्षेत्र की कुल आबादी द्वारा अर्जित देश के सभी व्यक्तियों की कुल आय को विभाजित करके की जाती है। वही औसत यत अथवा प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो उस वक़्त भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 2008-9 के अनुसार ₹25,494 थी। तो ऑप्शन नंबर ए है ₹22,553, ऑप्शन बी है ₹25,494, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ₹25,494। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? क्या भाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यह देखते हैं, ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है भारत और डी है रूस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत। भारत में यानी भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था आखिर क्या होता है भाई? इसका मतलब क्या हुआ? इससे अभिप्राय क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था से? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बीच भेद तथा श्रद्धाओं कायम करना। इसके तहत बाजार क्रियाविधि को स्वतंत्र संचालन की इजाजत नहीं दी जाती है तथा सरकार निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप अथवा नियंत्रण इस तरह से जारी रखती है ताकि दोनों क्षेत्र एक दूसरे को सुदृढ़ बनाने लगे। अब ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि अगर कहा जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तब हम क्या कहेंगे भाई, इसका डेफिनेशन कैसे देंगे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ-साथ कार्य करते हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भूमिका अर्थव्यवस्था में इस प्रकार निर्धारित की जाती है जिससे कि समाज के सभी वर्गों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सके। वही मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है और यह भारत में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी आखिर क्या था? ऑप्शन ए है सिपाही, बी है किसान, सी है जमींदार, डी है नाविक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है,
वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस यह अंग्रेजी में हो गया। अगर हिंदी शब्द इसका ढूंढेंगे आप तो वार एंड पीस का मतलब मीनिंग हिंदी में मिलेगा लड़ाई और शांति। लड़ाई और शांति यानी वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी है दोस्तोवस्की, ऑप्शन बी है डी है एंजल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना टॉल्स्टॉय ने की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है सेडेवा युद्ध का सॉरी सेडेवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सेडेवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है जर्मनी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया पर्सा, ऑप्शन सी है हंगरी जापान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया और हंगरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सेडेवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। यानी फ्रांस और पर्सा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ था। यहाँ पर बी है ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रिया और पर्सा। तो ऑस्ट्रिया और पर्सा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। या इसको कह सकते हैं फ्रांस या पर्सा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा साधन है? भाई सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? इसका परिभाषा अगर देने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? तो सौर ऊर्जा की परिभाषा हम कैसे देंगे कि धरती पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी और उसमें मौजूद गर्मी ही सौर ऊर्जा कहलाती है। धरती पर सौर ऊर्जा ही एकमात्र ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। सूर्य से पृथ्वी पर अधिक मात्रा में ऊर्जा पहुंचती है तथा पृथ्वी पर इसका इस्तेमाल विद्युत उत्पादन यानी विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है या बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग और भी तरीके से किया जाता है कि अनाज को सुखाने में, जल उसमन करने में, खाना पकाने में, प्रशीतलन करने में, जल परिष्करण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जा सकता है। और भी सारे हैं जो सौर ऊर्जा के लिए बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं। अब ऑप्शन कहता है ए नंबर मानवकृत, ऑप्शन बी है मानवकृत तो होगा नहीं भाई। सौर ऊर्जा सूर्य से आने वाला जो ऊर्जा है मनुष्य के द्वारा तो है नहीं। ऑप्शन बी है पुनः पूर्ति योग्य, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य। यह जो है खर्चा तो होता है लेकिन फिर से इसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी पुनः पूर्ति योग्य है यह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में होता है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में होता है? भाई मरुस्थलीय मृदा आखिर क्या है? मृदा का तो मतलब मिट्टी होता है, मतलब मरुस्थलीय मिट्टी। तो ध्यान देंगे जरा सा आप कि मरुस्थलीय मिट्टी कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से मरुस्थलीय मैदानों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है यानी खेती की जाती है और मोटे अनाजों में प्रायः ज्वार, बाजरा, रागी तथा तिलहन इत्यादि पैदा किया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी जो होता है ऐसे स्थान जहां वर्षा बहुत कम होती है, इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। यह राजस्थान में खास करके राजस्थान में पाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है झारखंड, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजस्थान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राणियों के शरीर में प्राणियों के शरीर में
कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, मतलब कितने प्रतिशत जल की मात्रा जो है शामिल है? तो वह 90% शामिल है, निहित है। ऑप्शन ए है 60%, बी है 70%, सी है 80%, डी है 90%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 90%। प्राणियों के शरीर में 90% जल की मात्रा निहित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन बी होगा इसका अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, तो ध्यान देंगे पहले अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है। तो अप्रत्यक्ष से पहले हम लोग प्रत्यक्ष के बारे में थोड़ा सा जान लें यहाँ पर क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द है यहाँ पर। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ आखिर समझ लिया जाए थोड़ा सा क्या होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जहां नागरिकों को निर्णय लेने में सीधे भाग लेने का अवसर मिलता है। यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपरीत होता है जहां नागरिक अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। मतलब ये कि प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जहां नागरिकों को निर्णय लेने में सीधे भाग लेने का अवसर मिलता है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा यहाँ देखा जाए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में भी जाता है, याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नागरिक अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। वही प्रत्यक्ष में तो वह खुद निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। निर्वाचित अधिकारी अपने घटकों के हितों और प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करने और उनकी ओर से निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन राष्ट्रीय दल है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन बी है बहुजन समाज पार्टी, सी है लोक जनशक्ति पार्टी, डी है भारतीय जनता पार्टी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो आखिर वैश्वीकरण क्या है भाई? वैश्वीकरण का मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ कि वैश्वीकरण को अंतरिक्ष और समय में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों के विस्तार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक निर्माता दूर के बाजार के लिए उत्पाद को असेंबल करता है और एक देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है और एक भाषा विदेशी उधार शब्द को अपनाती है। ये सभी वैश्वीकरण के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, वैश्वीकरण के यहाँ मुख्य अंग पूछ रहा है। तो वैश्वीकरण का जो है मुख्य अंग यानी कि मुख्य तत्व कौन-कौन होते हैं, पहले ये भी जान लिया जाए भाई। तो वह एकीकरण होता है, अन्योन्याश्रय अन्योन्याश्रय होता है, राज्य क्षरण होता है और अंतरराष्ट्रीय शक्ति होता है। वैश्वीकरण के 4 मुख्य तत्व होते हैं, मुख्य अंग होते हैं। पहला है एकीकरण, दूसरा है अन्योन्याश्रय, तीसरा है राज्य क्षरण और चौथा है अंतरराष्ट्रीय शक्ति। इस प्रकार वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा
कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो वह 1986 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1986 ईस्वी भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ऑप्शन ए है पश्चिमी एशिया, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी है बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बंगाल की खाड़ी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर ए है पीने का बर्तन, ऑप्शन बी है रूस का सामंत। जार का मतलब यहाँ बर्तन नहीं समझना है मेरे भाई। सी नंबर है कृषक और डी है रूस का सम्राट। क्योंकि रूस में जार का मतलब होता है, जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दी गई? यानी किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन नंबर ए है बारदोली, ऑप्शन नंबर बी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी है चंपारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बारदोली। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। चलिए अब जरा सा यहाँ पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लें भाई, बारदोली आंदोलन यानी बारदोली सत्याग्रह के बारे में। तो बारदोली सत्याग्रह यानी बारदोली आंदोलन जो था, यानी बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। सरदार पटेल को गांधी जी की अहिंसा नीति ने प्रभावित किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है मेजिनी ने 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया? मेजिनी ने 1834 ईस्वी में किस संस्था का गठन किया? तो ऑप्शन देखते हैं भाई। ऑप्शन ए है सोशलिस्ट, ऑप्शन बी है कोरबोनेरी, ऑप्शन सी है कम्युनिस्ट, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोरबोनेरी। मेजिनी ने 1834 ईस्वी में कोरबोनेरी संस्था का गठन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में किसने चंपारण के किसानों का दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया? क्या कहता है 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में किसने चंपारण के किसानों का दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है सरोजिनी नायडू, सी है कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजकुमार शुक्ल। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में
राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों का दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? यह क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा के बारे में हमने पहले भी बताया हुआ है, चर्चा उस पर भी किया है, जो झारखंड में आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन समझने से पहले, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे जो भी नए शिक्षक हैं, जो भी नए दोस्त हैं, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप भूल गए हैं तो प्लीज़ मेरे दोस्त एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे तो कमेंट प्यारा सा एक कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को किस कृषि के नाम से जाना जाता है? वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को किस कृषि के नाम से जाना जाता है? तो भाई वह सिंचित कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है सिंचित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सिंचित। 2 ही तो नहीं होगा, वह होगा सिंचित। यानी वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को सिंचित कृषि के नाम से जाना जाता है। अब सिंचित कृषि का मतलब भी थोड़ा-सा समझ लिया जाए, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। सिंचित कृषि, सिंचित कृषि यानी कि सिंचित खेती, जो कृषि अपनी जल आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर करती है, उसे वर्षा आधारित कृषि कहते हैं, यानी कि सिंचित कृषि कहते हैं, सिंचित खेती कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सिंचाई का जो होता है जल का इसमें निकासी, जो पानी को प्राकृतिक या कृत्रिम के रूप से किसी क्षेत्र, सतह या उप सतह से हटाने को कहते हैं और उसके साथ जो है उसको सिंचित कर लिया जाता है। इस प्रकार वर्षा के पानी से जो होता है उसको सिंचित कृषि कहा जाता है। चलिए वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।